आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और आईडीएफ की। जी हां, आईडीएफ के लिए अब गजा कब्रिस्तान बनता जा रहा है। हालांकि तस्वीरें ये आ रही हैं कि गजा में मजलूम लोगों का एयर स्ट्राइक में कत्ल किया जा रहा है और ये सच्चाई भी है। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से आईडीएफ को अब हमास निशाना बना रहा है, उन्हें बंधक बना रहा है और बड़े पैमाने पे, आपको हैरानी होगी, कहीं 10,000 की फिगर है, कहीं 18,000 की। और फदील अहमद साहब ने कहा है कि 40-50 हजार से ज्यादा आईडीएफ के लोग बंधक बनाए जा चुके हैं और इनमें इजाफा हो सकता है। और इस बात की तस्दीक शौकत भारती साहब ने की, और ये कि जितने आईडीएफ के लोग अभी तक गाजा गए हैं वो लौटे नहीं हैं। अच्छा, फिर और देखिए कि इजराइल के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो मिसिंग लोगों का है, और ये मिसिंग लोग वो कैप्टिव नहीं है जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को पकड़ा गया था, बंधक बनाया गया था, बल्कि और जो आईडीएफ के लोग हैं वहां जो गए थे मरकावा टैंक लेकर के, फोर्स लेकर के। तो ये तमाम ऐसी चीजें और बाकायदा मुहिम चलाई गई है जो मैं अभी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से हमास ने अब यरगमाल बनाने के लिए, बंधक बनाने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आईडीएफ को मुहिम चला रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। आप देखिए, गोरिल्ला वार एक तरीके से वहां पे शुरू हुआ है और हमले बहुत जोरदार कर रहे हैं। कहीं वो टैंक को उड़ा रहे हैं, कहीं घात लगा करके जो आईडीएफ की चौकियां हैं उसको निशाना बना रहे हैं, और इसमें आईडीएफ के लोग मारे भी जा रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई थी कि 75 आईडीएफ के लोग जख्मी हैं, लेकिन ये जख्मियों की है, मारे कितने गए हैं इसका इंकशाफ अभी इजराइल हुकूमत नहीं कर रही, बता भी नहीं रही है। और यही बात फजील अहमद साहब कह रहे हैं कि अब वो दौर आ गया है कि जो हुकूमतें अपने फौजियों की बातें नहीं बताती हैं कि वो कितने मारे गए, क्या हुआ। ये एक ट्रेंड चल गया है, नया ट्रेंड, कि बताओ ही ना। हालांकि आप देखिए, हमास के अगर कोई मारा जाता है वो बताते हैं, हिजबुल्लाह कोई मारा गया वो बताते हैं, ईरान का कोई मारा गया वो बताते हैं, हूती का कोई मारा गया वो बताते हैं, लेकिन इजराइल छुपा रहा है। क्यों? आइए, इस पर हमने बड़ी तफसील से बात की है फदील अहमद साहब से और जानने की कोशिश की है कि इस वक्त गाजा कैसे आईडीएफ का कब्रिस्तान बना हुआ है, कैसे हमास के जाल में आईडीएफ फंस गई है। क्योंकि शुरू जब लड़ाई हुई थी उस वक्त अमेरिका ने भी खबरदार किया था इजराइल को कि वहां पे यानी जमीनी जंग मत शुरू की जाए, कोई जमीनी ऑपरेशन न किया जाए, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो कितना बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ है, आइए देखते हैं। चीज नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं फिरोज अहमद बख्श साहब, उसका जिक्र जो प्रोटेस्टर हैं इजराइल के वो कह रहे हैं कि हम इखलाकी तौर पे दुनिया में खत्म हो गए। हमने जो अपने एक शिनाख्त बनाई थी अपने काम के जरिए, वो शिनाख्त हमारी खत्म हो गई है। अब हमें लोग एक कातिल मुल्क के नजर से देखने लगे पूरी दुनिया में, और ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज से कहा है कि तुम कैसे अब दुनिया में जाओगे, तुम्हारे लोग दुनिया में कैसे जाएंगे, या दुनिया से तुम लोगों को कैसे बुलाओगे। तो इस तरह की खबरें आने लगी है। मैं आऊंगा फदील अहमद साहब पास। फदील अहमद साहब, आपने भी कहा था कि बहुत बड़े पैमाने पे बंधक बनाए गए हैं। ये बात आपने बहुत पहले इस बात का जिक्र किया था, लोग उसे पता नहीं मान रहे थे कि नहीं मान रहे थे, लेकिन अब फिर खबर जयदीप साहब ने भी कहा है, मैंने भी सुनी है, लेकिन रिटर्न नहीं सुनी है। अभी फिरोज खान साहब ने भी कहा है कि 10,000 सैनिक वाली बात सही है कि मिसिंग है, लेकिन इससे पहले ये खबर आई थी कि 18,000 तक इनकी तादाद है जो मिसिंग है। और इजराइल के अंदर बाकायदा मिसिंग लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जो अहले खाना है। उन्होंने, तो जाहिर सी बात है वो कैप्टिव तो नहीं है सिर्फ 40-50, जिसके लिए पूरे इजराइल में ग्रुप बन गया मिसिंग लोगों का। तो मिसिंग, और शौकत भारती साहब ने भी ये कहा कि जो लोग भी गए गाजा अभी तक वो पलटे कि नहीं इसकी खबर नहीं है कि वो हैं कहाँ और पलट कर आए कि नहीं आए। फदील साहब कैसे देखते हैं ये? तो बहुत बड़ी चीज यहाँ पे सामने आई। अच्छा, फिर दूसरा आप देखिए कि लड़ कैसे रहे। अभी जयदीप साहब ने कहा कि कल जिस जगह पर सुजाया में घटना हुई थी उसी स्थान पर आज फिर हमास ने ड्रोन से आईडीएफ पर 170 किलोग्राम का बारूद गिरा दिया। अब आप उनके बाद देखिए, यानी सप्लाई लाइन कहीं से चालू है
ड्रोन का आना, बारूद का आना, वहां से रॉकेट लॉन्चर होना और रॉकेट लॉन्च कर देना, मारना, ये सब कहां से रहा फजील साहब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं। मुमताज भाई, आज हमास और हूती बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए और बहुत ज्यादा इनका मतलब काफी जब इंसान पॉजिटिव माहौल देखता है तो अपने आप उसकी ताकत बढ़ जाती है, और नेगेटिविटी जब दिखती है तो अपने आप वो कमजोर हो जाता है। नेतन्याहू आज उन लोगों से भी मिले, क्या नाम है, जो मिसिंग है, और जो फिगर मैंने कहा था कि 40-50 हजार, वो बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। इसलिए कि दुनिया के अंदर अब एक नया ट्रेंड चल गया है कि अपने सैनिक और अपने नुकसान को छिपाना। ये चीज ठीक नहीं है, धीरे धीरे सबको पता चल ही जाता है। और इसका कारण इजराइल का एक नया प्रयोग, जो रिजर्व सैनिक का कॉन्सेप्ट उनके पास है, वो उनके लिए सबसे बड़ा घातक बन गया। क्यों बन गया? कि रिजर्व सैनिक ट्रेंड नहीं है, कैसे किसको डिप्यूट करना है, फिर उसकी जवाबदेही किसको देनी है। सैनिक हमारे गए, कहाँ गए, वापस आए नहीं आए, कोई जवाबदेही नहीं है। वो तो बेचारे ऐसे हैं, अनट्रेंड सैनिक हैं, और उनको ही ये लोग, सबसे बड़ी जो पब्लिक नाराज है वो इस बात से नाराज है इजराइल की, कि आपने अनट्रेंड सैनिकों को, जो रिजर्व सैनिक होते हैं, दुनिया में हर जगह ऐसा होता है, हमारे यहाँ भारत में भी होता है, आधे नए आधे पुराने, दोनों को मिला के भेजा जाता है, और बाकायदा उनकी नोटिंग होती है, उनको बाकायदा वायरलेस सिस्टम से सिग्नल्स, हमारे यहाँ एक रेजिमेंट है जो सिग्नल्स का काम, सभी बटालियंस का जब वार होता है तो सिग्नल्स अपनी जिम्मेदारी पे सभी इसके कांटेक्ट में रहती है, अपने सिग्नल बटालियन के थ्रू। तो उनको बराबर कौन जवान घायल हुआ, किस जवान को क्या जरूरत है, ये सारा कनेक्शन कमांड एंड कंट्रोल से होना चाहिए, जो कि इजराइल में नहीं है। जो चला गया गजा में, आया कि नहीं आया, कोई वहां पे कमांड कंट्रोल नहीं है। जिसका जो मर गया मर गया, कितनी तो बटालियन गायब है, ऐसे ही तोप वोप खड़ी है, ऐसे ही टेंट तंबू लगे हैं, एक भी सैनिक वहां नहीं है, पूरी की पूरी बटालियन गायब हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सैनिक मर गए कि जिंदा है, ये कौन बताएगा? सरकार ही तो बताएगी। अगर जिंदा है तो वो कहां है ये भी नहीं बता रहे, मर गए कि जिंदा ये भी नहीं बता रहे। अगर वो सैनिक पोस्ट छोड़ के भागा होता तो अपने घर तो आता, अपने घर वालों के कांटेक्ट में तो होता, पर घर भी नहीं आया, घर वाले के कांटेक्ट में भी नहीं है, तो आखिर ये सैनिक गए कहां? ये आज नहीं तो कल मामला खुलेगा धीरे धीरे। अभी 10,000 आया है ना, अभी देखते रहिए और फिगर बढ़ेगी। अब गजा वालों ने एक नया तरीका खोज लिया कि जो सैनिक आईडीएफ के मारे जा रहे, उनके बॉडी में, डेड बॉडी में माइन लगा दे रहे, और आईडीएफ का जवान जब उसको उठाने की कोशिश कर रहा है तो माइन फट जा रहा है, और 5-4-5-10 और जवान मर जा रहे हैं। आज तो हेलीकॉप्टर से उठाने की कोशिश किया, वहां पे आंसू गैस का गोला फेंका, उसके बावजूद भी मार दिया। 4-5 आईडीएफ के अफसर मारे गए। आज आज बरगोरियन एयरपोर्ट पे इतना नुकसान हुआ है इजराइल का, हूती ने जो मारा है कि ये हालांकि वो कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट है, पर पूरे सोशल मीडिया पर जहाज के नुकसान होने का पूरा फोटो वायरल है। तो ये जो अब पूरी तरह से इजराइल पस्त हो रहा है, और पस्त होने, अब अपने अंदर से जब आवाज हो, सेना के परिवार के लोग अब ये पूछने लगे कि भाई कहाँ है हमारा आदमी, कहाँ है, उसकी तनख्वाह तक नहीं दे रहे, जो जो गायब है या मिसिंग है उसकी फैमिली को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, किसी तरह की कोई सैलरी नहीं दे रहे, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रहे। उसका आदमी भी गायब है, उसका उसके परिवार बच्चे के लोग परेशान हैं, उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं दे रहे। पूरी तरह से इजराइल अपने आप में घिरा हुआ है, और दुनिया में कोई उसको अब मदद नहीं कर रहे। पूरी दुनिया के अंदर अब इजराइल का कोई मददगार नहीं खड़ा हो रहा है। क्यों क्यों खड़ा नहीं हो रहा? और अमेरिका का जो अभी बात आपने कही कि अमेरिका दो मुहा तो है ही है, पहले से ही है, उस पर तो जो भरोसा करे वो नादान है। वो अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों हमास ने उनकी एप्लीकेशन ठुकरा दी? सीज फायर क्यों नहीं किया? ऐसे हालात में जब दोनों लोग पस्त हो गए हैं, दोनों लोग लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो फिर सीज फायर करना ही है तो अपनी शर्तों पे करें।
हम उनकी शर्तों पर क्यों करें, हम अपनी शर्त पर करें। और जब पूरा तरह से सांप को छेड़ो मत और छेड़ो तो छोड़ो मत, ये बात बड़ी प्रचलित है। इजराइल जो है वो 7 अक्टूबर जब हुआ था तो हमास को नहीं पता था कि इसके रिएक्शन में क्या होगा। इजराइल की ताकत का तो अंदाजा था ना हमास को, तो हमास तो पूरी तैयारी करके ना काम किया होगा। ऐसा थोड़े एक उठा गया और बच्चा उठा लाया। भाई हमास को मालूम है कि इस घटना के बाद इजराइल क्या क्या कर सकता है, किया इजराइल ने। लेकिन हमास के लोग भी पहले से तैयार थे, उन सारी सिचुएशंस को फेस करने के लिए वो पहले से तैयार थे। अब जाकर के उनको ये समझ में आ गया है, अब नेतन्याहू हॉस्पिटल चले गए, अब उनसे कोई मतलब नहीं रहा। हमको तो लग रहा है कि ये जानबूझ करके अस्पताल का बहाना करके निकले, ताकि यहां से कुछ अंदरूनी चल रहा है, कुछ उनका इंटरनल चल रहा है जिसको वो बीमारी का बहाना दे रहे। वो बीमार नहीं है, वो बीमारी के बहाने से निकले हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही तख्ता पलट हो जाए, उस बेइज्जती से अच्छा है फिलहाल बीमारी का बहाना करके निकल जाओ। अब महंगाई बहुत बढ़ गई इसराइल के अंदर, 40% जरूरी चीजों का रेट बढ़ गया, आटा का, दाल का, सब्जी का, इन सब 40% रेट बढ़ गया पूरा इसराइल। और कम से कम 4 लाख के करीब लोग जो है इसराइल छोड़ चुके, और बाकी लोग भी छोड़ने धीरे धीरे छोड़ते ही जा रहे। हमास और ईरान, हूती और हिजबुल्ला, ये मतलब पूरा ईरान का ये फिंगर्स हैं जो इसराइल और अमेरिका को कस के जकड़ लिए हैं। भाई हमारी जो फिंगर्स होती है ना, वो हमारे शरीर की ताकत से काम करती। तो ये फिंगर्स है ईरान की, ईरान की फिंगर्स है। दुनिया चाहे जो भी कहे, दुनिया समझती है इस बात को। लोग प्रॉक्सी कहते हैं, प्रॉक्सी नहीं है ये, सीधे ईरान की फिंगर है जो अमेरिका और इसराइल को पकड़े हुए कस के गला दबा रहे और इसराइल चिल्ला रहा। ये ईरान की फिंगर्स है। लोग प्रॉक्सी कह रहे, हम प्रॉक्सी नहीं कह रहे इसको, हम कह रहे हैं कि ये ईरान की फिंगर है, हूती है, हमास है, हिजबुल्ला है। और पूरी मिडिल ईस्ट में कोई खड़ा है तो ईरान खड़ा है, मस्जिद अक्सा के लिए, बेगुनाह फिलिस्तीनियों के लिए, गजा के लोगों के लिए। और अब तो लड़ाई अंतिम दौर में है, बहुत कुछ होने वाला है। पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका की गुलामी से मुक्त होने वाला है। सिर्फ फिलिस्तीन नहीं, फिलिस्तीन के सारे पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मध्य एशिया के जितने भी अरब कंट्री हैं, छोटे हों बड़े हों, सभी पर कस के पंजा सिकंजा इसराइल के माध्यम से अमेरिका ने पकड़ रखा था। इसीलिए पूरा अरब जगत, लीडर्स को छोड़ दीजिए, पब्लिक पूरा तैयार बैठी है कि जब भी इशारा होगा हम चल देंगे वहां। ये जो तरीका इसराइल ने बना, इसराइल का जो पकड़ कमजोर हुई, ये पूरे अरब जगत के आम इंसान तैयार बैठे हैं। छोटी छोटी कंट्रियां हैं जिनको कभी भी अमेरिका उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। तेल का रेट तय करता है अमेरिका, और अपने लिए अलग रेट तय करता है। अमेरिका को आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? अगर तेल का रेट तय कर रहे हो तो पूरी दुनिया के लिए वही रेट होना चाहिए ना। अमेरिका अपने लिए अलग रेट तय करता है, पूरी दुनिया के लिए अलग रेट तय करता है। अमेरिका की वजह से साउथ एशिया के अंदर इतनी गरीबी है, महंगाई की वजह से। अमेरिका हमारे लिए कुछ नहीं करता, हमारे लिए नहीं, पूरी आधी दुनिया के लिए कुछ नहीं करता। मध्य एशिया के जितने भी कंट्री, भारत, चाइना अब आत्मनिर्भर हो गया, वो स्ट्रांग हो गया। रूस अपना पहले से स्ट्रांग है। बाकी आप सभी कंट्रियों को देख लीजिए, गरीबी की मार से मर रहे हैं, और उसकी वजह है तेल की महंगाई। तेल की महंगाई की वजह से सभी लोग मर रहे हैं। और जिस दिन मध्य एशिया में अरब जगत के सारे देश, जिस दिन उसके पंजे से बाहर हो गए अमेरिका, इसराइल से छूटे तो समझिए आजाद हो गए। ये आजादी फिलिस्तीन की नहीं है, पूरे अरब ममालिक, पूरे अरब जगत की ये आजादी जो 17 तारीख से होने जा रहा है। और 17 तारीख के बाद ये आजादी फिलिस्तीन की नहीं है, पूरे अरब जगत जो अमेरिका ने गुलाम बना के उनको रखा है, उस गुलामी से मुक्त होने का समय आ रहा है। सिर्फ कतर भले बहुत एडवांस है, सब कुछ कोवैत भी बहुत एडवांस है, लेकिन सब लोग जाकर के गुलामी एक ही जगह करते हैं। सब एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, सब बंधे हुए हैं, कोई मुक्त नहीं है। वो तब तक अच्छे हैं जब तक उनकी बात मान रहे। जिस दिन बात मानना बंद कर दिए, उनका भी हाल फिलिस्तीन जैसा हो जाएगा। इसलिए अरब नतमस्तक है, इसीलिए कतर और कुवैत नतमस्तक है।
ये सारे ओआईसी के लोग मिल करके एक रोटी नहीं पहुंचा पा रहे हैं भूखों तक, दवाई नहीं दे पा रहे हैं बीमारों तक। क्या करेंगे ये लोग? पूरी दुनिया का मुसलमान ओआईसी की तरफ देख रहा है। ओआईसी क्या कर लेगा जब खुद कुछ नहीं कर? मैं तो कहा था कल, आज भी कह रहा हूं कि भाई वो तो न्यू बोर्न बेबी है, अभी उससे ज्यादा उम्मीद मत करो। वही बात मैं आज भी कह रहा हूं कि वो पूरी दुनिया का मुसलमान अरब जगत की तरफ आंख उठा के देखता है, लेकिन मिलता किसी को कुछ नहीं। वो अपने लिए जी रहे, अपने लिए खा रहे, अपने लिए सारा काम कर रहे, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। जी मुमताज। तो नाज़रीन, यहाँ पे पूरी तफसील आपको मिल गई होगी। और भी तफसील के लिए आप देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको न सिर्फ ये की स्टोरीज देते हैं, ताज़ा ताज़ा खबरें देते हैं, बल्कि हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत भी करते हैं और अच्छे एक्सपर्ट आपकी खिदमत पेश करते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे चैनल के लिए एक मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।